नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो इसमें आज हमारा हिंदी से संबंधित पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की जो संख्या है, तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है 50, 51, 52 या 53। तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की जो संख्या है, तो ये कुल मानी गई है। इसका जो सी ऑप्शन है गा यानी 52। तो हिंदी में मूलतः वर्ण होते हैं 52। और इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हिंदी में मुख्यतः जो वर्ण है, तो इनको हम दो आधारों पर देखते हैं। एक उच्चारण के आधार पर और दूसरा लेखन के आधार पर, यानी बोलने के आधार पर और लिखने के आधार पर। तो उच्चारण की बात करें यानी बोलने के आधार पर अगर हम वर्णों की बात करें, तो इसमें 45 वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 45 वर्ण होते हैं और इसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। तो ये उच्चारण के आधार पर है, बोलने के आधार पर है जो हमारी हिंदी भाषा है। तो इसमें जो वर्णमाला है, तो 45 कुल वर्ण होते हैं बोलने के आधार पर, 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। उसके बाद लेखन के आधार पर बात करें या लिखने के आधार पर वर्णों की बात करें, तो इसमें सामान्यतः 52 वर्ण होते हैं। और जब भी प्रश्न पूछा जाता है सामान्यतः कि वर्ण कितने हैं वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, तो यहाँ पर लेखन के आधार पर ही ज़्यादातर पूछा जाता है। अगर उच्चारण के आधार पर पूछा हो तब 45 वर्ण इसमें हो जाएंगे। तो 52 कुल वर्ण लेखन के आधार पर होते हैं और जिसमें 13 स्वर शामिल होते हैं। तो इसमें 13 स्वर शामिल होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, यानी जो का च ट ता पा वर्ग है। और इसमें जो का च टा पा ये पांच जो वर्ग हैं, तो उसके अलावा इसमें 2 द्विगुण व्यंजन भी शामिल होते हैं, ड और ढ, जिनको उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, अक्ष, तर, ज्ञ और स्रा। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन मिलकर ये 52 वर्णों का यहाँ पर निर्माण करते हैं। और उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण और लेखन के आधार पर कुल 52 वर्ण होते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में यानी हिंदी जो व्याकरण है, तो इसमें पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है वाक्य के आरंभ में, दूसरा है वाक्य के अंत में, तीसरा ऑप्शन है वाक्य के मध्य में और अंतिम ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो पूर्ण विराम है, तो इसका प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। तो जैसे आपने देखा होगा, राम एक अच्छा लड़का है, तो लास्ट में हम इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। तो ये हिंदी में पूर्ण विराम कहा जाता है इसे, और ये वाक्य के अंत में लगाया जाता है। तो विराम की अगर हम बात करें, तो हिंदी व्याकरण में विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। तो रुकना या ठहरना होता है विराम का अर्थ। और लिखित भाषा में इसी ठहराव को दिखाने के लिए, जब हम लिखते हैं भाषा को, तो इसी ठहराव को दिखाने के लिए एक विशेष प्रकार के जो चिन्हों का प्रयोग होता है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये विराम चिन्ह कहलाते हैं। और वाक्य के मध्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। और यहाँ पर हिंदी के व्याकरण के महान विद्वान हुए हैं श्री कामता प्रसाद गुरु। तो इन्होंने जो हिंदी में विराम चिन्ह है, तो इनकी संख्या इन्होंने 20 बताई है। और मुख्यतः माना जाता है कि जो जितने भी हिंदी के जो विराम चिन्ह हैं, तो सामान्यतः ये अंग्रेजी से लिए गए हैं, लेकिन जो ये पूर्ण विराम है, तो ये हिंदी का अपना है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। तो यानी ऐसा कौन सा वर्ण है इनमें जिनका उच्चारण स्थान दंत नहीं है। तो पहला ऑप्शन है ता, दूसरा है दा, तीसरा है सा और अंतिम है या। तो निम्न में से ऐसा वर्ण जो दंत नहीं है, जिसका उच्चारण स्थान दंत नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घा यानी या, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर उच्चारण स्थानों की बात करें, तो जो हमारी हिंदी वर्णमाला है, तो विभिन्न स्थानों से यहाँ पर शब्दों का उच्चारण या वर्णों का उच्चारण होता है। जिसमें हम कंठ की बात करें, तो कंठ से एक तो क वर्ग का उच्चारण होता है, जो पहला वर्ग है। तो क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, ग। तो इसमें जितने भी वर्ण होंगे, तो उनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। इसके अलावा इसमें अ, आ और अंग आ। तो आ क्या होता है, इसमें कंठ से इसका उच्चारण स्थान होता है, और साथ में जो ह होते हैं, तो ह का उच्चारण स्थान भी क्या है, कंठ है। इसके अलावा तालु की बात करें, तो तालु में ई,
च वर्ग और या और सा क्या होते हैं, तालव्य होते हैं, तो इन्होंने या को पूछा तो ये तालु हो जाएगा। इसके बाद मूर्धक की बात करें तो री, ट वर्ग और श क्या हो जाएगा, ये मूर्धा हो जाएगा, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। दंत की बात करें तो तवर्ग क्या होता है, तो दंत से इसका उच्चारण स्थान होता है, और सौ इसमें क्या हो जाएगा, दंत से इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। ओष्ठ की बात करें तो पवर्ग और ऊ और बड़ा ऊ क्या हो जाएगा, ओष्ठ से इनका उच्चारण स्थान होता है। कंठोष्ठ की हम बात करें तो ओ, अ और औ क्या होते हैं, कंठोष्ठ होते हैं, यानी कंठ और ओष्ठ की सहायता से इन वर्णों का उच्चारण होता है। इसके अलावा यहाँ पर कंठ तालव्य है तो ए क्या होते हैं, कंठ तालव्य होते हैं। दंतोष्ठ व दंतोष्ठ होता है, दंत प्लस ओष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण है वह, और ये कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अलावा दंतमूल है, रा और ला क्या होते हैं, दंतमूल उच्चारण स्थान है इनका। और जो अंतिम जो हमारे वर्ग हैं तो इनके जो अंतिम अक्षर होते हैं तो ये नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। तो जिसमें ग, या, ण, न और मा क्या होते हैं, जो यानी हमारे वर्ग हैं तो उनके जो अंतिम अक्षर होते हैं, यानी क, ख, ग, घ, उसके बाद च, छ, ज, या, तो यानी जो ये अंतिम वर्ण है तो इनको नासिक्य भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा है घुड़सवार, तीसरा है लंबोदर और अंतिम ऑप्शन है हमारे पास नाग। तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो इसमें हमारा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा लंबोदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंबोदर, ऑप्शन जो सी है। इसके बाद जो पीला व नाग शब्द है तो ये रूढ़ शब्द हैं। घुड़सवार की बात करें तो ये यौगिक शब्द है, घुड़सवार दो शब्दों से मिलकर बना है। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं मुख्यतः, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो तीन प्रकार के भेद होते हैं रचना के आधार पर। रूढ़ शब्दों की बात करें जिनके सार्थक खंड ना हो सके, तो यहाँ पर जिनके मतलब सार्थक खंड ना हो सके, जैसे दिन, घर और मुँह। जब हम इन दोनों को अलग करेंगे, यानी जो दिन शब्द है अगर हम इसको अलग करने की कोशिश करते हैं तो ये अलग नहीं हो पाते हैं, दी अलग हो जाता है, ना अलग हो जाता है, तो इनको अलग नहीं किया जा सकता, यानी इनके सार्थक खंड नहीं होते हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा जो शब्द है तो यौगिक। तो यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। तो इसमें दो या दो शब्द क्या होते हैं, मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे विज्ञान, तो विधन ज्ञान, तो दो शब्द मिलकर जुड़ रहे हैं तो ये यौगिक कहलाते हैं। विद्यालय, विद्याधन आलय, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो यानी दो शब्द आपस में मिलकर किसी तीसरे शब्द का निर्माण कर रहे हैं तो ये यौगिक कहलाते हैं। और इसके बाद है योग रूढ़ शब्द, जो तीसरा रचना के आधार पर तीसरा भाग है। तो योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते हैं लेकिन साथ में रूढ़ हों अथवा मतलब किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पीताम्बर, तो यानी पीला है अंबर, तो पीताम्बर मुख्यतः जो प्रयोग होता है तो यह विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है। और पीताम्बर का सामान्य अर्थ होता है पीला कपड़ा, तो यहाँ पर इसका विशिष्ट अर्थ लिया जाता है, यानी रूढ़ अर्थ लिया जाता है विशेष अर्थ के लिए, तो विष्णु के लिए प्रयोग होता है। जलज, और जलज का मतलब होता है जल में उगने वाला, लेकिन यहाँ पर ये रूढ़ के रूप में प्रयोग होते हैं, विशेष अर्थ के रूप में होते हैं प्रयोग, जिसमें जलज को जलज कमल के लिए कहा जाता है। तो यानी योग रूढ़ शब्द जो यौगिक होने के साथ साथ क्या हो, रूढ़ अथवा विशेष अर्थ के लिए प्रयोग में हो तो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन, तो चार ऑप्शन है हमारे पास, बापा, बापती, बपोता और बपोती। तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घा, यानी बपोती। तो बपोती इसका सही आंसर हो जाएगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, बपोती। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि झंडे की इज्जत के रचनाकार हैं। तो झंडे की इज्जत नामक पुस्तक के रचनाकार हैं तो ये हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, तीसरा है महादेवी और अंतिम ऑप्शन है हमारे पास इनमें से कोई नहीं। तो झंडे की इज्जत जो रचना है तो इसके रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान इसके रचनाकार हैं। और इनके बारे में, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बात करें तो 16 अगस्त 1904 में इनका नाग पंचमी के दिन इलाहाबाद में निहालपुर गांव है तो यहाँ पर इनका जन्म होता है। और इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह भी।
तो इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था और इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह या उन्हें खंडवा के नाम से भी जाना जाता था। इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 में एक कार दुर्घटना में हो जाती है और इन पर भारतीय डाक विभाग द्वारा, यानी जो हमारा भारतीय डाक विभाग है, तो उनके द्वारा यहाँ पर 6 अगस्त 1976 को, तो 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी के सम्मान में 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। तो 25 पैसे का यहाँ पर डाक टिकट जारी किया जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 6 अगस्त 1976 को। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन 4 और अंतिम ऑप्शन है 6। तो इसका सही आंसर है अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 4 प्रकार के। और क्रिया विशेषण एक अवयव का भेद है जो 4 प्रकार के होते हैं। और ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं इनको जान लेते हैं। तो अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं और इसके जो 4 भेद हैं, तो 4 भेद होते हैं स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 प्रकार है, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि जीवन का अर्थ, तो एक अर्थ जीवन का है जिंदगी और दूसरा होगा। तो जीवन का एक अर्थ क्या है, जिंदगी है, और दूसरा अर्थ क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा कहानी, तीसरी मौत और अंतिम है कोई नहीं। तो जीवन का अर्थ एक अर्थ होता है जिंदगी और दूसरा अर्थ होता है इसका जो ऑप्शन का है हमारे पास पानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। जीवन का अर्थ जिंदगी और दूसरा है पानी। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा है। पहला ऑप्शन है जातिवाचक, दूसरा है, पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक और अंतिम है समूहवाचक। तो राज्यपाल एक पद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक। तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक इसमें संज्ञा है। तो संज्ञा की बात करें तो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नामों का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। और संज्ञा के प्रकारों की हम बात करें तो यह व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो ये जातिवाचक संज्ञा यानी जिसमें किसी जाति का बोध हो, शब्द की जाति का बोध हो, तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो राज्यपाल क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि भूगोल का विलोम शब्द है। तो भूगोल का विलोम शब्द क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है गोल, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है खगोल और चौथा है अंबर। तो भूगोल का विलोम शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा गा है, यानी भूगोल का खगोल। और अगर खगोल की बात करें तो खगोल का भूगोल हो जाता है। तो ये थे हमारे हिंदी कुछ के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी व्याकरण से संबंधित। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें सनवल क्लासेस के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।